नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं मयंक आपका दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं एडवांस क्लासेस के इस मंच पर। हमारे द्वारा भारतीय इतिहास की सीरीज को बखूबी रूप से अध्ययन किया जा रहा है। आपके राजस्थान पुलिस की सिलेबस के अंतर्गत हम बात कर रहे थे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जिस टॉपिक में आपने मेरे साथ सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा। आपने देखा था कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरता है और यहाँ पर आपने देखा था कि जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया जाता है और यहाँ से वो लगभग जो मसाले लेकर जाता है, जड़ी बूटियां लेकर जाता है और इसे बेचने के बाद में उसे 60 गुना मुनाफा होता है। और इससे यूरोपीय की कंपनियों को, यूरोप में जो अदर कंपनियां थी उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला और प्रोत्साहन मिलने के कारण ही कई सारी कंपनियां भारत में एक एक करके आने लगी। नेक्स्ट क्लास में, जो लास्ट क्लास थी, उसमें हमने बात करी थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों के इतिहास में आपने देखा था कि 1599 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कुछ व्यक्तियों को यहां पर मंजूरी दी जाती है आने के लिए। 1600 ईस्वी में एक कंपनी गठित होती है जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप मेरे साथ लिख चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला अंग्रेज व्यापारी, उसका नाम बताइए, तो आपको मैंने नाम बताया था मिल्डेन हॉल। मिल्डेन हॉल 1599 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज था जिसने भारत की यात्रा की थी और उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था अकबर, तो अकबर के दरबार में आया। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे, फिर मैंने आपको बताया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। 24 सदस्य होते हैं, एक गवर्नर होता है, टोटल 25 होते हैं, वैसे टोटल 26 होते हैं, एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य होते थे। ये कंपनी एक प्रकार से प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन इसमें महारानी एलिजाबेथ का भी शेयर था उस समय और उसने इसको परमिशन दी थी कि 15 वर्षों के लिए आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। कंपनी धीरे धीरे आती है, अपना कैसे साम्राज्य बढ़ाया ये आपने पढ़ लिया था मेरे साथ। लास्ट जो बात कर रहे थे हम, वो बात करी थी मैंने आपको शाही फरमान की। आपने देखा था कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर आता है और फर्रुखशियर के पास कलकत्ता से एक मिशन मिलने के लिए जाता है जिसका नाम है सरमन मिशन। सरमन मिशन में 3 सदस्य रहते हैं, उसमें एक डॉक्टर था जिसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन साहब एक सर्जन थे और हैमिल्टन साहब जब फर्रुखशियर से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनके कहा जाता है कि पीठ में कोई फोड़ा हुआ होता, पीठ में कोई फोड़ा हो रहा था, फुंसी हो रही थी। तो हैमिल्टन सर्जन थे, उनके द्वारा उनका इलाज किया गया और इलाज करने के बाद फर्रुखशियर बड़े खुश होते हैं और फर्रुखशियर मुगल बादशाह ने कहा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एक शाही फरमान चाहिए और शाही फरमान के अंतर्गत आपको मैंने शर्तें बताई थी। वो शाही फरमान 3000 रुपये वार्षिक आपको हम कर देंगे, इसके बदले हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के कुछ क्षेत्रों से क्या करेंगे, निःशुल्क व्यापार करेंगे, यानी वहां पर कर मुक्त व्यापार करेंगे। फिर एक और उन्होंने रखा था कि हम 10,000 रुपये आपको फिर देंगे, लेकिन 10,000 रुपये की अवज में हम सूरत में व्यापार करेंगे। फिर ये भी रखा था कि हम बंबई में एक टकसाल स्थापित करेंगे और हम भी यहाँ पर एक सिक्के डालेंगे, ये भी शर्त रही। नेक्स्ट, हैदराबाद में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति उनको प्राप्त हुई, 38 गांवों की चुंगी उनको प्राप्त हुई। तो ऐसी शर्तें शाही फरमान के अंतर्गत हमने बात करी थी। तो यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है और पहला अपना दबदबा हासिल कर लेती है। अब अंग्रेजों के बाद में जो चौथी शक्ति भारत में आती है, उस शक्ति का नाम है डेनिस। ज्यादा कोई बात नहीं है, डेनमार्क के रहने वाले हैं डेनिस, कोई बड़ी बात नहीं है। 1616 ईस्वी में भारत में आती है, 1620 ईस्वी में ट्रांकेबार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है, लेकिन ज्यादा कुछ चला नहीं। 1676 ईस्वी में सेरामपुर, जो बंगाल में पड़ता है, उसको अपना मुख्यालय बनाया। ज्यादा फिर समय नहीं चला और कुछ समय बाद अपने सार कुछ बेचने के बाद सब कुछ बेच दिया अंग्रेजों को और कुछ समय बाद 1875 में वो यहां से वापस चले जाते हैं। कौन? डेनिस। तो डेनिसों के बारे में आपको सिर्फ 4 लाइन याद रखनी है। कितनी लाइन? 4 लाइन। सबसे पहली चीज, डेनिस, अगली शक्ति जो आपके सामने है वो है डेनिस। आपसे पूछा जा सकता है कंपनी, कंपनी का नाम मैं शुरू में लिखवा चुका हूं, फिर भी मैं आपके सामने बता दूं, डेनिस। तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम था, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंपनी की स्थापना कब हुई थी ये भी आपने मेरे साथ देखा है, 1616 ईस्वी में कंपनी की स्थापना की जाती है। देखिएगा, 1616 ईस्वी में हुई और इन्होंने प्रथम फैक्ट्री और अपना जो प्रथम फैक्ट्री या प्रथम जो कारखाना स्थापित किया, ये कारखाना स्थापित किया था इन्होंने तमिलनाडु में
और तमिलनाडु की वो जगह आती है जिसका नाम है ट्रांकेबार। क्या नाम है? ट्रांकेबार। ट्रांकेबार कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में। और ये जो कार्यालय खोला गया है, ये व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया 1620 में। इतना याद रखना है आपको, 1620 में ट्रांकेबार में पहला कारखाना खोला गया। ज्यादा समय मैंने कहा कि आप तो चलते नहीं है। 1620 के बाद में 1676 ईस्वी के समय है, तो 1676 में इन्होंने क्या किया? सेरामपुर, सेरामपुर पड़ता है बंगाल में। कहां पर पड़ता है? बंगाल में। सेरामपुर, और सेरामपुर कहां पर पड़ेगा? बंगाल में। और इस सेरामपुर बंगाल को इनके द्वारा क्या बनाया गया? मुख्यालय। 1616 में आते हैं। 1620 में आपसे सिर्फ इतना सा पूछा जाता डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि इनका मुख्यालय कहां पर था, तो सेरामपुर बंगाल में था। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लगाओगे? ट्रांकेबार। आगे कुछ नहीं रहा। कुछ समय के बाद ही 1875 में, काफी समय तक रहे हैं, लेकिन 1875 ईस्वी में अपना सब कुछ बेच दिया। क्या कर दिया? अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेचकर, अंग्रेजों को बेचकर भारत से चले गए, भारत से चले गए। तो अंग्रेजों को बेचा और भारत से क्या हो जाते हैं? विदा कह देते हैं। कौन? डेनिश। सिर्फ 3 लाइन याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना। डेनिश में भी आपको सिर्फ ट्रांकेबार और सेरामपुर याद रखना है। क्वेश्चन अगर आपसे सुमेलित करने में आ सकता है, एक तरफ कंपनियों के मुख्यालय दे देगा, जैसे आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दे देगा, और उसके बाद में आपको पुर्तगालियों का दे देगा। इस तरीके से आपको डेनिश का दे देगा, तो आपको सम्मिलित करने के लिए दे सकता है। इतना सा क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन आपको ये दे देगा, कंपनी का क्रम पूछ सकता है, जिसमें आपको पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और डेनिश। चौथे नंबर पे कौन है? डेनिश। इतना सा आपको याद रखना है। 5वीं शक्ति जो आपके भारत में आती है वो आते हैं फ्रांसीसी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिएगा, फ्रांसीसी की बात करते हैं। फ्रांसीसी तो नाम से ही स्पष्ट है कि रहने वाले कहां के हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले? फ्रांस के। कहानी सुनिएगा, होता क्या है, फ्रांस 1664 का समय है। फ्रांस में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है लुई 14। नाम क्या है? लुई 14। लुई 14 का एक वित्त मंत्री आता है जिसका नाम है कॉलबर्ट। लुई 14 देन कॉलबर्ट, लुई 14 और कॉलबर्ट। तो लुई 14 का वित्त मंत्री आता है कॉलबर्ट। कॉलबर्ट के द्वारा एक कंपनी की स्थापना की जाती है जिसे हम नामते हैं द कंपनी द इंदेश ओरिएंटलेस। कंपनी का नाम पहले बता चुका हूं, फिर भी कंपनी द इंदेश ओरिएंटलेस, कंपनी द इंदेश ओरिएंटलेस या कंपनी इंड ओरिएंटलेस, ये कंपनी है। इसकी स्थापना की जाती है और एक प्रकार से ये एक सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी है? सरकारी कंपनी है। और ये भारत के साथ व्यापार करने के लिए आते हैं। भारत में इन्होंने अपना दबदबा बढ़ाया। 1667 ईस्वी में ये भारत आते हैं। 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करी और 1669 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करी, वही तमिलनाडु वाली क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। अंग्रेजों के बारे में आपने देखा था कि 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दक्षिण भारत की प्रथम फैक्ट्री और 1613 ईस्वी में सूरत में थी। इसका विपरीत कर देना है फ्रांसीसियों में। फ्रांसीसियों ने पहले सूरत में और बाद में कहां पर है? मसूलीपट्टनम में। कहां पर है? मसूलीपट्टनम में। तो यहां पर फैक्ट्री स्थापित करते हैं और कुछ ज्यादा समय तक नहीं चलते हैं। ये भी चलते तो लंबे समय तक 1954 ईस्वी तक चलते हैं, लेकिन आगे जाके आपको पता है कि अंग्रेज इस पर दबदबा कर रखते हैं और कई सारे युद्ध लड़े जाएंगे, वो हम आगे बात करते हैं। तो फ्रांसीसी निवास स्थान कहां का है? फ्रांस का है। देखिएगा, शासक जिसका नाम आता है लुई 14, लुई 14 के वित्त मंत्री लुई 14 के वित्त मंत्री जिसका नाम है कॉलबर्ट। कॉलबर्ट के प्रयासों से कंपनी, पूरा नाम मैं दोबारा लिख रहा हूं, कंपनी द इंड
ओरियंट लेस या ओरिएंट लेस कंपनी, द इंड ओरिएंट लेस कंपनी, द इंड ओरिएंट लेस कंपनी की क्या की जाती है कि स्थापना कब हुई है? 1664 में। कब हुई है? 1664 में की गई। तो फ्रांसीसी कंपनी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कंपनी द इंड ओरिएंट लेस कंपनी आती है, जिसकी स्थापना 1666 ईस्वी में की जाती है। शासक आता है लुई 14 और वित्त मंत्री आता है जिसका नाम है, क्या नाम दोगे आप? उसका नाम है कॉलबर्ट। तो कॉलबर्ट के बाद में ये कंपनी स्थापित होती है। देखिएगा, पहला व्यक्ति आपसे पूछा जाएगा, मैं फिर भी कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन कहां से बनेगा, राजस्थान पुलिस में आपको विशेषकर पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन। कैसे? आपसे पूछा जाए पुर्तगालियों का पहला पर्सन कौन आया? भारत में आना पुर्तगालियों का पहला पर्सन था वास्को डी गामा। आप आंसर नहीं लगाएंगे, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज आया तो था लेकिन उत्मासा अंतरीप से वापस लौट गया था। तो पहला व्यक्ति पुर्तगाल का वास्को डी गामा। दूसरे डच आए, डचों में मैंने आपको बताया, और अंग्रेज आए और अंग्रेजों में मैंने आपको बताया कौन है? मिल्डेन हॉल। और फिर यहां पर डेनिस में किसी का नाम हमें याद नहीं है, लेकिन और यहां पर आपसे पूछा जाएगा फ्रांस में से जो पहला व्यक्ति आया था उसका नाम आता है फ्रैंको कैरो। डेनिस के बारे में नहीं पता पड़ता, इतिहास में कुछ ज्यादा नहीं मिलता डेनिसों के बारे में, तो वहां पर प्रथम व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं पता है। लेकिन यहां पर आपको देखना है जो प्रथम व्यक्ति आया, प्रथम व्यक्ति ये आया था फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो कब आया? 1667 में आया, 1667 में आया। कौन आया? फ्रैंको कैरो। अब इसके द्वारा 1668 में सूरत में, कहां पर? सूरत में फैक्ट्री स्थापित की गई। तो 1668 में आता है और 1667 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की जाती है। कहां पर? सूरत में। फ्रैंको कैरो पहला व्यक्ति कौन है? फ्रैंको कैरो। दूसरी बात करते हैं, तो पहली फैक्ट्री कहां पर खोल ली हमने? सूरत में। फिर मैंने आपको कहा कि दूसरी फैक्ट्री कब खोलोगे? 1669 में। और ये कहां खोली जाएगी? मसूलीपट्टनम में। कहां पर है? मसूलीपट्टनम। देखिएगा मित्रों, अंग्रेजों का बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित करी थी और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित करी थी। आपको विपरीत करना है, उल्टा करना है। सूरत फ्रांसीसी पहले सूरत जाएंगे, फिर कहां आएंगे? मसूलीपट्टनम आएंगे। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। कंपनी का नाम द इंड ओरिएंट लेस, वित्त मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से हुई है। शासन था लुई 14 का। पहला व्यक्ति जो आया था उसका नाम है फ्रैंको कैरो, 1669 में। अब आपको क्या चीज याद रखनी है इसके बारे में? ज्यादा कोई चीजें आपको इसमें ध्यान रखना ही नहीं है। देखो, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय किसे बनाया? फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय किसे बनाया? देखो, पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन, फिर आगे जाकर गोवा, ठीक है। फिर पहले तो कोचीन बना था अल्बुकर के समय, फिर उसके बाद में गोवा बना 1510 ईस्वी में, बीजापुर के आदिल शाही से छीना गया था। फिर अगर आपसे पूछा जाए डचों का, तो डचों के बारे में आपको पता है। अंग्रेजों के बारे में आपको पता है। और अब बात करेंगे फ्रांसीसियों का, तो फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? अभी मैंने आप डेनिस बताए थे, उन्होंने अपना सेरामपुर बंगाल में बनाया। इससे पहले ट्रांग के बार भी रहा है। तो मुख्यालय से क्वेश्चन आ सकता है। यहां पर भी इनका मुख्यालय आएगा पांडेचेरी। कौन सा आएगा? पांडेचेरी। अब पांडेचेरी इनको कैसे प्राप्त हुआ? दक्षिण भारत में वही तमिलनाडु वाला इलाका। तमिलनाडु में एक रियासत आती है वेलिकोंडापुरम। नाम क्या है? वेलिकोंडापुरम। वेलिकोंडापुरम एक रियासत जिसका सूबेदार आता है शेर खां। वेलिकोंडापुरम रियासत है, सूबेदार का नाम है शेर खां। इस शेर खां से एक जागीर प्राप्त की गई, इस शेर खां से एक बस्ती प्राप्त की गई और उसी बस्ती का नाम आगे जाकर 1673 ईस्वी में रखा गया पांडिचेरी। तो पांडिचेरी की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? फ्रांसीसियों को। किसे दिया जाएगा? फ्रांसीसियों को। तो फ्रांसीसियों के द्वारा वेलिकोंडापुरम
के एक सूबेदार आते हैं जिसका नाम है शेर खां। शेर खां से एक बस्ती प्राप्त की जाती है और उस बस्ती के बाद में उसका नाम क्या रख दिया जाता है, पांडिचेरी। तो पांडिचेरी ये रखी जाती है और उसके बाद में इसको मुख्यालय बनाया जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं 1673 में 1673 में कहां से, वेलिकोंडापुरम, वेलिकोंडा या केंडापुरम, वेलिकेंडापुरम, यहां से क्या प्राप्त की जा रही है, वेलिकेंडापुरम के सूबेदार से, के सूबेदार नाम क्या है, शेर खां। ये वो शेरशाह सूरी वाला शेर खां नहीं है जिसको आप, अगर आप मध्यकाल इतिहास में पढ़ते हैं कि वो शेर खां है जिसे बहलोल उसके द्वारा क्या बोलते हैं, बाहर का लोहानी के द्वारा उपाधि दी गई थी शेर खां, ये नहीं है। ये कहां का सूबेदार है, वेलिकोंडापुरम का सूबेदार है जो तमिलनाडु में पड़ता है। शेर खां से एक बस्ती प्राप्त की गई, बस्ती प्राप्त की गई, यहीं पर फ्रैंको मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की गई, पांडिचेरी की स्थापना। तो यहीं पर पांडिचेरी की क्या हो जाती है मित्रों, स्थापना। और इसी को क्या बनाया गया, पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया गया। क्या बनाया गया, पांडिचेरी को क्या बनाया, मुख्यालय बनाया। पांडिचेरी को क्या बनाया, मुख्यालय। तो आपको मुख्यालय याद रखना है जो पांडिचेरी को बनाएगा फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में 1674 ईस्वी में। ये यहाँ का क्या बनता है, मेन मुख्य व्यक्ति कौन बन जाता है, फ्रैंको मार्टिन। तो ध्यान रखने वाली बात है, आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो याद रहेगा फ्रैंको मार्टिन। किससे लिया गया, वेलिकोंडापुरम का सूबेदार शेर खां से बस्ती प्राप्त की गई, जिसी पर क्या बनाया गया, पांडिचेरी। और वर्तमान में पांडिचेरी का नाम क्या आता है, पुदुचेरी। इतनी सी चीज आपको किसके में रखनी है याद, फ्रांसीसियों में। किसमें याद रखनी है, फ्रांसीसियों में। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों की लड़ाइयां हुई हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों की क्या हुई है, लड़ाई हुई है। और इन लड़ाइयों को हम किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये तो यहां तक आपको इतना याद रखना है, इतने से बड़ा ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है। लेकिन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ाई हुई है, इन युद्धों को किस नाम से जाना जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं अब हेडिंग डाल देता हूं, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। एक बार आपके सामने फिर रिपीट करता हूं, लुई XIV के शासनकाल में कॉलबर्ट के द्वारा एक कंपनी की स्थापना की जाती है। ये एक सरकारी कंपनी थी, इसे भारतीय से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त होती है। आगे जाकर आपने देखा कंपनी का नाम द इंडो ओरिएंटलिस्ट कंपनी आता है। प्रथम व्यक्ति जिसका नाम आता है फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में पहला दल या फ्रांसीसियों का पहला दल आता है। इसके द्वारा 1667 ईस्वी में ये भारत पहुंचता है और 1668 ईस्वी में सूरत में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की जाती है, जहां पर एक केंद्र बनाया। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में केंद्र बनाया गया। आगे जाकर आपने फिर देखा कि 1673 ईस्वी का समय आया, जहां पर वेलिकोंडापुरम के एक सूबेदार आते हैं जिसका नाम है शेर खां से एक बस्ती प्राप्त की गई और इसी बस्ती को आगे जाकर क्या बना दिया गया, क्या बोलते हैं इसको, पांडिचेरी। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट जाता है, क्योंकि हम कई सारे दुर्गों की बात कर चुके हैं। सेंट जॉर्ज की आप बात कर चुके हैं, गुस्तावस फोर्ट की आप बात कर चुके हैं। आपको पता है गुस्तावस फोर्ट की स्थापना किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा नहीं, डचों के द्वारा, सॉरी माफी चाहूंगा, डचों के द्वारा। फिर आपसे पूछा जा सकता है फोर्ट विलियम, मैंने लास्ट क्लास में बताया। सेंट जॉर्ज मैंने आपको बताया, यहां पर भी एक फोर्ट बनाया गया। उस फोर्ट का नाम कोई मुझे बता सकता है कि क्या फोर्ट था वो, यहां पर पांडिचेरी में स्थापना की गई, कोई बता सकता है? देखिएगा, सिंपल सी बात है, किसके शासनकाल में कंपनी बनी है, तो इनके शासनकाल में, लुई XIV के शासनकाल में। आपने देखा था फोर्ट विलियम, फोर्ट का जो नाम रखा गया दुर्ग का,
वो इंग्लैंड के महाराजा के नाम पे रखा गया था। उनका नाम था विलियम तृतीय, और उन्हीं विलियम तृतीय के नाम पर बंबई में जो स्थापना की गई, वहां पर कोलकाता में वहां पर जो स्थापना की गई वहां पर था फोर्ट विलियम। तो विलियम तृतीय कौन था? राजा था, और उसके नाम पर क्या बनाया गया? फोर्ट विलियम। अब यहां पर लुई 14 राजा है, तो इसके नाम पर बनाया गया यहां पर मुख्यालय, और यहीं पर एक फोर्ट की स्थापना की गई जिसका नाम है फोर्ट लुई। फोर्ट लुई, क्या नाम है? फोर्ट लुई की स्थापना। तो मित्रों यहां पर फोर्ट लुई की स्थापना हो चुकी है। अब मैं बात करने वाला हूं आपके सामने अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष। आप अगर रखना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूं आपके सामने। फ्रांसीसी चल रहे हैं। देखिएगा, एग्जाम हमारे करीब हैं और हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, इसकी समझ विशेष रूप से होनी चाहिए। फैक्ट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन फैक्ट रटना भी जरूरी नहीं है। आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहां पर मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूं, फ्रांसीसी व अंग्रेज संघर्ष। अंग्रेज संघर्ष मेरा सबसे बड़ा ये रहता है कि मैं बच्चों को वही चीज देता हूं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करवाना मेरा उद्देश्य है। आपको मैं बनाने को तो फ्रांसीसियों का बहुत बड़ी चीजें और ही बता सकता हूं, लेकिन आपके काम की नहीं है। पहला टारगेट आपका राजस्थान पुलिस को एग्जाम को फाइट करना है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं यहां पर डायरेक्ट चलता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रांसीसी और अंग्रेज संघर्ष। इन दोनों के मध्य जो संघर्ष हुए उन्हें हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। अब कर्नाटक युद्ध क्यों हुए, क्या नहीं हुए, इसको छोड़ो, इस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप हैदराबाद और फिर कर्नाटक दोनों की राजनीति में इंटरफेयर करोगे। लेकिन वो आपसे पूछा जाने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर फिर कभी आप चंदा साहब पढ़ोगे, फिर आप किसी और को पढ़ोगे, तो वो गलत, अलग है सिस्टम। यहां पर आपको डायरेक्ट याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ। और भी अगर डीप में जाना चाहो तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, द्वितीय का कारण क्या था और तृतीय का कारण क्या था। और भी डीप में चले जाओ तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से अंत हुआ, द्वितीय का किस संधि से और तृतीय का किस संधि से अंत हुआ। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। 3 फैक्ट, पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ, यानी आपको समय से पूछा जा सकता है। दूसरा, कारण क्या रहा था, ये पूछा जा सकता है। और तीसरा, किस संधि से अंत हुआ। इतनी ही चीज आपको याद रखनी है। आपको डीप में नहीं घुसना है कि पहला कर्नाटक युद्ध था तो वो चंदा साहिब इधर भाग गए, फिर हैदराबाद का निजाम जो कर्नाटक के निजाम को अपना उत्तराधिकारी समझता था और वहां पर खुद अपना निजाम बिठाना चाहता था, ये सब फोकट की बातें हैं। हमें इस चीज पर बात नहीं करनी है। हम एग्जाम ओरिएंटेड, आपको सिर्फ अर्जुन की द्वारा जो बात की गई थी ना कि उसके सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, उसको सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी, तो आपको भी आपके एग्जाम का क्या बनना है, अर्जुन ही बनना है। आपको सिर्फ आपका लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और लक्ष्य के ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाई करनी है। आप विशेष रूप से उसी तरह से उसी रास्ते पर जाइए। आलतू फालतू की चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं आ रहा है। अब देखिएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष को हम किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक युद्ध के नाम से। कौन से युद्ध के नाम से? कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक युद्ध हम विशेष रूप से 3 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं? 3। तो मैं पहला लिखता हूं प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध। देखिएगा, पहला हुआ था 1746 से लेकर 48 तक। मैं समय की फिर बात नहीं कर रहा हूं, आपको समय याद नहीं रखना है। पहला हुआ है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक। अब देखो, इसके हम 2 कारण मानते हैं। कितने कारण हैं? 2 कारण। अब दोनों कारणों की आपके सामने बात करने जा रहा हूं कि पहला कारण क्या है। इसी समय यूरोप में फ्रांस और अंग्रेज दोनों लड़ रहे थे और सबसे बड़ा कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी, यानी ऑस्ट्रिया की गद्दी पर किसे बिठाना चाहे। फ्रांस किसी और को बिठाना चाहता है
और इंग्लैंड के जो रहने वाले थे वो किसी और को बिठाना चाहते हैं। तो पहला कारण है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, तो पहला कारण सिंपल। एक और कारण और तत्कालिक कारण जिसे माना जाता है तत्कालीन कारण। तत्कालीन क्या था? अंग्रेजों के द्वारा हुआ क्या, वो फ्रांसीसियों को जहाज डुबो दिए गए, इस कारण से युद्ध हुआ। तो दूसरा कारण है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाजों का अधिग्रहण। ये गागर में सागर बनने वाली नौबत है, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में चल रहे हैं। अब इसका युद्ध का अंत कैसे होता है? अंत याद रखना है आपको। एक संधि हुई थी जिसका नाम है एक्स लॉ शेपल की संधि से इस युद्ध का क्या हो जाता है? अंत। तो पहला कर्नाटक युद्ध एक्स लॉ शेपल की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समय है 1749 से लेकर 54। वही चीज, कारण क्या रहा? कारण एक फ्रांसीसी गवर्नर आते हैं डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, क्या नाम है? डुप्ले, द्वारा कर्नाटक व हैदराबाद की राजनीति में हस्तक्षेप करना। तो ये कारण रहा है। अंत कैसे हुआ? कुछ नहीं हुआ, अनिर्णायक युद्ध रहा है, कोई अंत नहीं था, अनिर्णायक युद्ध। तो दूसरा युद्ध भी आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट हुआ। तीसरे की बात करते हैं, थर्ड कर्नाटक युद्ध। देखिएगा, थर्ड की बात करते हैं, कब से कब तक लड़ा गया? 1757 से लेकर 63 तक। कारण सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध लड़े गए 7 सालों तक। उस 7 सालों के युद्ध के कारण युद्ध हुआ सप्तवर्षीय युद्ध।